का आप बोल रही हैं, आत्मनिर्भरता की बात है, सेल्फ रिलायंस की बात है। आपने शायद पढ़ा होगा कि 2006 में, 2007 में लोग कहा करते थे कि भारत जो है 70% इंपोर्ट करता है, 30% से कम जो है उसका इंडिजिनस होता है। आज जी ये रेट उल्टा हो चुका है। आज हम 65 to 70% अपना इंडिजिनस इक्विपमेंट बना रहे हैं और खाली 30 या 40, लेस देन 40% हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। ये कैसे संभव हुआ? ये इस तरह संभव हुआ कि ये क्षमता जो पिछले 30 साल में डीआरडीओ ने लेके आई, वो उसकी वजह से संभव हुआ। अब दूसरी चीज और हो गई, इस जी 30 साल के दौरान भारत की जो इंडस्ट्री थी, जो वेरी रूडिमेंट्री थी 1970 में, हमारी लेबोरेटरीज के साथ काम करके इन इंडस्ट्रीज की कैपेबिलिटी भी इम्प्रूव हुई। जो इंडस्ट्री उस समय 50 लाख रुपए की टर्नओवर था या 1 करोड़ का टर्नओवर था, आज वो इंडस्ट्री 200 करोड़, 300 करोड़, 500 करोड़ तक पहुंच गई है और वो अब अपने आप जो है इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कर सकती हैं, डिजाइन कर सकती हैं, डेवलप कर सकती हैं। आपको मालूम है भारत सरकार ने काफी नई योजनाएं इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन के लिए लगाई हैं और उसकी वजह से अब जो है एक्सेलरेशन आया है इस प्रोग्राम में और ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रीज नॉट ओनली दे आर वर्किंग एज ए पार्टनर इन मैन्युफैक्चरिंग, they are working as a partner in taking design and development and manufacturing also। तो ये एक तरह का बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से हमारी आत्मनिर्भरता बहुत बड़ी है। तो जी मैं ये कहना चाहूँगा कि कैपेसिटी बढ़ी है, कैपेबिलिटी बढ़ी है और हम अब ज़्यादातर कह सकते हैं कि हम आत्मनिर्भर हैं अपने डिफेंस टेक्नोलॉजीज में। यस, हम अभी भी कुछ जैसे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि उसके लिए हमें सेमीकंडक्टर फाउंड्रीज लगानी है, ये लगाना है, उनमें निवेश काफ़ी है, पर वो ठीक है। दैट काइंड ऑफ इम्पोर्ट इज एक्सेप्टेबल बिकॉज इट इज मे बी 10% और 15% ऑफ द टोटल आउटले, हम तो वो कर ही सकते हैं। सर, इसके अलावा अगर डिफेंस एक्सपोर्ट की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में ये करीब 10 गुना बढ़ा है। तो क्या आप इस अचीवमेंट से संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि हमारे लक्ष्य अभी और बड़े होने चाहिए डिफेंस एक्सपोर्ट के देखिए, मामले में? जहाँ तक एक्सपोर्ट का सवाल है, एक्सपोर्ट हमने जब 10 गुना बढ़ा, इससे साफ जाहिर होता है कि हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी अब इम्प्रूव हुई है। और एक्सपोर्ट की सबसे बड़ी एक रिक्वायरमेंट है कि कोई भी इक्विपमेंट जब आप डिफेंस का पर्टिकुलरली जब आप एक्सपोर्ट करते हैं जी तो उसमें एक टैग होना चाहिए कि हमारे जो आर्म फोर्सेज हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उन्होंने वो इक्विपमेंट जो है उनके मिलिट्री आर्सेनल में पहुंच गया है और उसका यूज हो रहा है। ये जी एक सर्टिफिकेशन जब मिल जाता है तो जो परचेज करने वाली कंट्रीज हैं उनको एक तरह का कॉन्फिडेंस मिलता है कि हाँ, ये इक्विपमेंट अब अच्छा है, हम इसको खरीद सकते हैं। तो जितने इक्विपमेंट इस समय एक्सपोर्ट हुए हैं, चाहे वो आकाश मिसाइल हुआ है या कोई और रडार हुआ है या ईडब्ल्यू सिस्टम हुआ है, ये सब इक्विपमेंट जो है हमारी भारतीय सेनाओं ने उनको अपना लिया है। इसकी वजह से हमको एक तो ये तमगा हुआ, दूसरा होता है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग की कैपेबिलिटी क्या है। हम एक्सपोर्ट और बढ़ा सकते हैं अगर हमारी खुद की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज बढ़ जाएं। आज सपोज हम 100 मिसाइल पर मंथ या पर ईयर बनाते हैं, अगर हम इसको 500 कर दें तो हमारी एक्सपोर्ट क्षमता बढ़ जाएगी। इसीलिए जो अभी नई पॉलिसीज भारत सरकार ने बनाई है वो इसमें काफ़ी कामयाबी ला रही हैं। प्रोडक्शन एजेंसीज जो हैं अपनी कैपेसिटी बढ़ा रही हैं, वो डायरेक्टली जी डायरेक्टली एक्सपोर्ट करने के लिए व्यापार की जो विधियां हैं उसको फॉलो कर रही हैं और इससे हमारा जो एक्सपोर्ट का पोर्टफोलियो है उसमें एक्सपेंशन आया है। तो मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जो आज 10 गुना बढ़ा है, मुझे विश्वास है कि अगर हमारी कैपेसिटी इसी तरह बढ़ती रही तो आने वाले 10 साल में हम इससे भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे। पर ये एक्सपोर्ट का खाली एक ही मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी इस बारे में बात की थी। एक्सपोर्ट हैज़ टू बी डन वेरी जुडिशियसली because it is a double-edged weapon. It should not boomerang. It should not come back to you as a weapon. तो ये खाली फ्रेंडली कंट्रीज को होता है, उन्हीं के साथ होता है जो फॉरवर्ड इसको किसी दूसरी कंट्रीज को न दें। तो ये सब चीज़ें एज ए पॉलिसी हम लोग देखते हैं, उसके बाद ही एक्सपोर्ट करते हैं। तो सम कभी कभी ये चीज़ें रिटार्डिंग भी होती हैं कि बहुत सी कंट्रीज इन कंडीशंस के लिए तैयार नहीं होती हैं, इसलिए हमें रोक लग जाती है।
पर मुझे पूरा विश्वास है कि आज हमारे भारत की जो पोजीशन है और हमारे जो साथी देश हैं, वो सर्टेनली जी। भारत की टेक्नोलॉजी में विश्वास रखते हैं, इसलिए एक्सपोर्ट तो आगे बढ़ेगा और हमारी इंडस्ट्रीज को आगे ले जाएगी। सर, यहाँ आपसे ये भी समझना चाहूँगी कि कौन-सी की क्रिटिकल और डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिस पर डीआरडीओ काम कर रहा है और संबंधित संस्थाएँ हैं जो काम कर रही हैं? देखिए, इतनी टेक्नोलॉजी जब डेवलप करने के बाद जी, अभी भी बहुत से एरियाज हैं जहाँ टेक्नोलॉजी आगे बढ़ चुकी है। जैसे एक ज़माने जी, में हम लोग सरफेस टू सरफेस मिसाइल पृथ्वी था, मैक 3.5, मैक 4, मैक नंबर 4, मतलब 4 गुना जी, स्पीड ऑफ साउंड। अब जो है सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल्स आ रहे हैं। अब जो है डिफरेंट तरीके के रडार्स आ रहे हैं, हाइपरसोनिक जी, ग्लाइड व्हीकल्स आ रही हैं, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आ रहे हैं, नए तरह के डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स आ रहे हैं। तो ऑब्वियसली अब हमारा जो डायरेक्शन ऑफ R&D है, वो सब इन्हीं दिशाओं में है। इस समय जो DRDO का पोर्टफोलियो है, अगर उसको आप देखें, तो हम लोग नए-नए तरह के रडार्स में काम कर रहे हैं। हम इस तरह के रडार में काम कर रहे हैं, जो कि बहुत से छोटे रेडियो क्रॉस सेक्शन वाले ऑब्जेक्ट्स को कैच कर सके। हम ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम तैयार कर रहे हैं जो कि पूरी तरह से साइबर सिक्योर्ड हो, जैसे सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो हो, कॉग्निटिव रेडियोज हो, इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं। हम इस तरह के मिसाइल्स बना रहे हैं जिनका कि वेट और एजिलिटी ज़्यादा हो, टैक्टिकल मिसाइल्स। अब आपने देखा होगा कि बहुत हम लोगों ने शोल्डर फायर्ड मिसाइल बनाया है अभी, हमने LR सैम, MR सैम, SR सैम बना रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं। हम आजकल काम कर रहे हैं ये जो हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जिसको कि चाइना ने जी, अपने देश में बनाया है, अब ये काम हमारे देश में भी इसके ऊपर काम हो रहा है। और एक दूसरा काम हो रहा है, हिंदुस्तान ने काम किया था अपने लिए बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस का एक पूरा का पूरा क्षेत्र डेवलप किया था, जिसमें इंटरसेप्टर्स, रडार्स, कम्युनिकेशन, लॉन्च कंट्रोल सेंटर, मिशन कंट्रोल सेंटर, सबका विकास किया था इंटीग्रेटेड रूप में। पर उस समय हमने केवल सुपरसोनिक लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल अप टू 5000 जी। 6000 किलोमीटर को एंगेज करने के लिए कहा। अब हम देख रहे हैं कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल अगर हमारी तरफ आती है, तो हम उसको कैसे इंटरसेप्ट करेंगे। तो अब हम ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर रहे हैं जो कि हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को भी इंटरसेप्ट कर सके। इसी तरह हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स आएंगे। अभी जैसे हमारा ब्रह्मोस है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। अब ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन भी तैयार हो रहा है। जो एडवर्सरीज हैं वो भी हाइपरसोनिक या सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स बनाएंगे, तो हम उसको कैसे इंटरसेप्ट करेंगे। तो तरह तरह की टेक्नोलॉजीज हैं, इंजीनियरिंग इक्विपमेंट है, तरह का आर्मामेंट्स है, नए तरह के जी, रडार्स हैं, टैक्टिकल वेपन्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, लेसर वेपन्स हैं, अनमैन्ड कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है, सुपरसोनिक एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट जो कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट होगा। इस सब के ऊपर जी। आजकल DRDO का ध्यान जा रहा है और इन्हीं एरियाज में अब काम हो रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें भी सफल होंगे, क्योंकि जो बेसिक स्ट्रेंथ अब DRDO और हमारी इंडस्ट्री की है वो काफ़ी स्ट्रांग है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें आगे जाएंगे। सर, जिस स्पीड से, जिस गति से इन टेक्नोलॉजीज़ पर काम हो रहा है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि हमें अभी स्पीड बढ़ानी चाहिए और तेज़ गति पकड़नी चाहिए? मैं ये कहूँगा कि एज ऑन टुडे वी हैव इम्प्रूव क्वाइट अ लॉट। मैं इसको जी, आप एक कंपैरिजन देना चाहूँगा। मैंने पृथ्वी मिसाइल बनाने में 12 साल लगाए थे। जी, 82 से शुरू किया था मैं और 94 में मैंने उसको ख़त्म किया था। तो आप सोच लीजिए, हो गया ना? तो अभी जो है मेरे ही टाइम में वो था, जब हमने अग्नि शुरू किया, तो हमने अग्नि 2009 में शुरू किया था और 2012 में उसको लॉन्च कर दिया था। तो 3 साल में हमने अग्नि 5 मिसाइल बना लिया था। तो हमारी जो स्पीड ऑफ डेवलपमेंट, उसमें काफ़ी तरक्की हुई है, उसमें काफ़ी एक्सेलरेशन आया है। उसकी वजह भी है कि आज ज़्यादा इंडस्ट्रीज हमारे साथ काम कर रही हैं, ज़्यादा लोगों को नॉलेज बढ़ गई है, नॉलेज स्पैन बढ़ गया जी। है। तो मल्टीपल एजेंसीज आर एबल टू हेल्प यू टुगेदर, एंड दैट मीन्स कैपेसिटी जिसको हम बोलते हैं, वो जी, हमारे इस समय हमें ज़्यादा है और कैपेबिलिटी भी ज़्यादा है।
तो कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी ज़्यादा होने से हमारी स्पीड ऑफ डेवलपमेंट इज इंक्रीज। तो अगर हमको इससे और आगे करना है तो हमें इन्वेस्टमेंट करना होगा अपनी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी एक्सपेंशन में। तो हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें वो अपनी कैपेसिटीज बढ़ानी होंगी, उन्हें और ज़्यादा रिसर्चर्स लाने होंगे, उन्हें अपने साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को मिला के अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी, तो हम इस स्पीड को और आगे ले जा सकते हैं। पर एक सैचुरेशन आ जाता है जिससे कम टाइम में काम नहीं होगा। जैसे कोई भी नई वेपन इक्विपमेंट डेवलपमेंट है, वो 2 या 3 साल इज द मिनिमम टाइम इट टेक्स फॉर इट टू गेट डेवलप, जी बिकॉज it has to pass through number of stages for development: design, verification, simulation, development, flight testing, then user trials, and a hell of a lot of large number of stages are there. So it takes time, but certainly all this time has been now compressed, and today we are able to do it at a much faster pace. We can probably reduce it by another 20-30%, provided we increase our capacities and capabilities both in the DRDO as well as in the private sector. जी सर, डिफेंस प्रोडक्शन की बात करें तो सरकार प्राइवेट सेक्टर के एक्टिव पार्टिसिपेशन को प्रोत्साहित कर रही है। तो अगर भारत की तरक्की की बात करें तो क्या डिफेंस रिसर्च ऑन प्रोडक्शन में हमारी जो आत्मनिर्भरता है कितनी जरूरी है? देखिए, डिफेंस प्रोडक्शन जहाँ तक है, हमारी कैपेसिटीज एक ज़माने में खाली PSUs और ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज तक सीमित थी, जी पर आज हम देखते हैं कि देयर आर मोर देन 400 to 500 स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज इंडस्ट्रीज which have become part of the defense production ecosystem of the country. And this has happened over the last about 20-25 years. And in the last 15 years, this progress has been significantly high. एंड ये इस वजह से हुआ कि जितनी पॉलिसीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की आई 2015 के बाद, उससे देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन द रिस्क कैपेबिलिटी टेकिंग, द रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी ऑफ द इंडस्ट्री. टुडे दे आर प्रिपेयर टू टेक रिस्क, टुडे दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, और उसकी वजह से हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है वो आगे बढ़ गई. दूसरा, मैन्युफैक्चरिंग में आता है सवाल, क्या हमारा मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मिलता है या नहीं. तो मैं इसमें आपको बताऊं कि आज हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, चाहे वो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, इट इज़ एट पार विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड. एंड दैट्स वाई हमारी प्राइवेट सेक्टर जो है आज बाहर से ऑर्डर्स ले रहे हैं और कंपोनेंट्स और डिवाइसेस मैन्युफैक्चर करके बाहर के डिफेंस के प्रोग्राम्स में सप्लाई कर रहे हैं. हमारी टाटाज जो हैं वो बोइंग के लिए काम कर रहे हैं, हमारी और छोटी मिडिल लेवल कंपनीज हैं जो इजराइल की बहुत सी कंपनीज के लिए काम कर रही हैं. तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है और जो जिसको हम बोलते हैं डिफेंस कल्चर, वो डिफेंस कल्चर हमारी इंडस्ट्री में अब आ चुका है. एक ज़माने में वो नहीं था, पर अब वो लोग समझ चुके हैं कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए क्या विशेषताएं हैं, क्या उनके लिए तैयार रहना पड़ता है. सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स, क्वालिटी एश्योरेंस प्रोग्राम्स, इंस्पेक्शन प्रोग्राम्स एंड मॉनिटरिंग प्रोग्राम, मैनेजमेंट सिस्टम, सब चीज़ें उन्होंने अपने अंदर निहित कर ली हैं. उसकी वजह से हमारी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी आज आई थिंक वर्ल्ड स्टैंडर्ड की है. हाँ, ये मैं कह सकता हूँ कि हमने अभी ऑटोमेशन इतना नहीं लाया है जितना बाहर के मुल्कों में है, पर मैं इसको एक कोई निगेटिव नहीं मानता, क्योंकि ऑटोमेशन वहाँ चाहिए जहाँ पे मैन पावर की या तो कॉस्ट ज़्यादा हो या मैन पावर अवेलेबल हो. हमारे पास स्किल्ड मैन पावर है. हम नहीं चाहते कि टू मच ऑटोमेशन लाके हम अनएम्प्लॉयमेंट लाएं. हम तो चाहते हैं कि स्पीड ऑफ प्रोडक्शन कम ना हो, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन कम ना हो, और हमारे जो कन्वेंशनल प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं, जो कि सेमी ऑटोमेटिक प्रोसेस हैं, उनको फॉलो करके हम अपनी इकोनॉमी को आगे बढ़ाएं. सर, जब डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में आत्मनिर्भरता की, सेल्फ रिलायंस की बात आती है, तो हम बात करें कि भारत का सपना है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने का, ग्लोबल पावर बनने का. तो ऐसे में हम कब तक ये सोचें कि हम डिफेंस प्रोडक्शन और डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाएंगे? हमें अभी कितना जो रास्ता है वो तय करना है? देखिए, आत्मनिर्भरता जहाँ तक बोलते हैं, देयर नथिंग लाइक 100% आत्मनिर्भर. जी You will agree.
This is a global world today. We are in a global village. Supply chains जी, are spread across the countries. हर जगह हैं. आप एक सामान कहीं से खरीद रहे हैं, दूसरा सामान दूसरी जगह से खरीद रहे हैं, आप कहीं बेच रहे हैं. तो ये जो जी, ग्लोबल मार्केट है उसकी वजह से कुछ ना कुछ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो चलेगा. अब ये डिपेंड करता है कि आप क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज जो हैं आपको डिफेंस के लिए चाहिए, क्या उन टेक्नोलॉजीज के लिए आप विदेशों पर निर्भर हैं. तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हम क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में एक्सेप्ट फॉर मे बी 1 or 2 एरिया लाइक एयरक्राफ्ट इंजन या कोई एयरक्राफ्ट इंजन या कोई और छोटे मोटे जो मतलब चीज़ें हैं उनमें ही हम इंपोर्ट डिपेंडेंट हैं. बाकी सब चीज़ें हम अपने आप, रॉकेट इंजन हम अपने आप बनाते हैं, रडार्स अपने आप बनाते हैं, हम सब अपने आप. कैन वी स्टॉप फॉर अ मिनट? तो हम बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर वी.के. सारस्वत से, और हम बात कर रहे हैं क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजीज पे, हम बात कर रहे हैं भारत इस दिशा में कहाँ बढ़ रहा है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की हम बात कर रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से भारत ने ये सफर तय कर लिया, किस तरह से वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के मामले में आगे बढ़ रहा है, और कई पहलुओं पर आज हम बातचीत कर रहे हैं. साथ ही हम ये भी उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भारत एडवांस टेक्नोलॉजीज के मामले में आगे बढ़ा. तो सर, जिस तरह से आप कह रहे थे, बता रहे थे कि किस तरह से सेल्फ रिलायंस पर डिफेंस के क्षेत्र में, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में आपने बात की, तो आप अपनी बात पूरी करें. हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि आत्मनिर्भरता जो है एक ऐसा शब्द है जिसमें 100% कभी नहीं होता है. 100% की हम आशा भी करते हैं. आप 100% सब चीज अपने देश में बनाएंगे तो आपका जो प्रोडक्ट होगा इट विल नॉट बी कॉस्ट कॉम्पिटिटिव. ये बात ध्यान रखिए. पर हमें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भरता होनी चाहिए. और इस समय मैं कहना जी, चाहूँगा कि हम 90% क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में आत्मनिर्भर हैं. 10-15% क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं जो अभी भी हमारे पास नहीं है. जैसे मैंने कहा कि इस समय हमारे पास पूरी तरह से एयरक्राफ्ट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी पूरी तरह से नहीं. हमने कहने की कावेरी इंजन बनाया, पर उसको हमने अभी तक एयरक्राफ्ट के साथ इंटीग्रेट नहीं किया, तो हम नहीं कह सकते कि हमें पूरी क्षमता है. तो इस तरह की जो गैप्स हैं वो मैं मानता हूं कि हमें उसके लिए बाहर के मुल्कों पर अभी डिपेंड रहना पड़ेगा. पर ये एक कोई बड़ी बात नहीं है, इसको हम ओवरकम कर सकते हैं. जी, बाकी और क्षेत्रों में अगर देखा जाए तो हम पूरी तरह आत्मनिर्भर हैं. हम रडार्स अपने बनाते हैं, हम ईडब्ल्यू इक्विपमेंट अपना बनाते हैं, हम कम्युनिकेशन इक्विपमेंट अपना बनाते हैं. मिसाइल्स में तो आज हम पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं, मतलब एक्सेप्ट फॉर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हम लोग सब चीज़ अपने आप बनाते हैं. सोनार्स अपने साथ बनाते हैं. आर्मामेंट इक्विपमेंट अभी तो हमने गन भी अपने देश में बना के और अभी आर्म फोर्सेस को दी है. आपने सुना होगा ATGM गन जो है वो भी इंडस्ट्री ने जी, बनाई है, इंडस्ट्री से बनाई है. तो इंजीनियरिंग इक्विपमेंट हम अपने आप बना के देते हैं जितने भी आर्म फोर्सेस को हैं. तो अगर आप इन सबको देखेंगे तो हम ऑलरेडी क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में पूरी तरह आत्मनिर्भर है, एक्सेप्ट मे बी 10-15% एरिया. जो नई टेक्नोलॉजीज डेवलप हो रही हैं जैसे डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स हुए, लेसर्स हुए, जी, हाइपरसोनिक सिस्टम्स हुए, उनको हम डेवलप कर रहे हैं. और अगर जहाँ भी हमें बाहर के मुल्कों की आवश्यकता होती है हम उनसे बात करते हैं. अगर वो हमें टेक्नोलॉजी देने के लिए या हमें हमारा हैंड होल्डिंग के लिए तैयार होते हैं तो हम उनसे ले लेते जी, हैं. अगर वो नहीं होते हैं फॉर सम रीज़न, या तो हमें फाइनेंशियली हम अफोर्ड नहीं कर पाते उसको, या वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं, या वो ये सोचते हैं कि वो टेक्नोलॉजी देने से उनको उनकी मार्केट कम हो जाएगी, तो हम उन टेक्नोलॉजीज़ को अपने आप विकसित कर रहे हैं. जैसे मैं बताऊँ आपको, जी, लेसर वेपन जब हम बना रहे थे, एंटी यूएवी लेसर वेपन, तो इनिशियली हमको फाइबर लेसर देने के लिए सबने मना कर दिया. अब हमने अपने देश में ही फाइबर लेसर का विकास किया. तो आज हम जी, 10 किलोवाट लेसर फाइबर का जो है अपने आप बना के हमने वो इक्विपमेंट अपना वो डिवाइस अपना वो सिस्टम बना के तैयार किया है. तो इस तरह से हम धीरे धीरे प्रगति करते जा रहे हैं और जो भी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी नहीं मिलती हैं बाहर से उनको अपने आप विकसित करते हैं, जैसा कि हमने MTCR के टाइम में किया, और यही हम आज भी करेंगे और फ्यूचर में भी यही करते रहेंगे. एक जमाने में मैं पूरा शिप के लिए जितनी स्टील लगती है शिप में, हम पूरी जी, स्टील इम्पोर्ट करते थे. पूरा शिप, जितने शिप हिंदुस्तान में बनते थे वो उसकी स्टील हम इम्पोर्ट किया करते थे. हमारी लैब DMRL ने उस स्टील का विकास किया. हमारी जो स्टील फैक्ट्रीज हैं उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया.
और आज जो है 100% शिप्स की जो स्टील है वो भारत देश के बन के उसी से उसका प्रोडक्शन हो रहा है। तो आप देखिए हर दिशा में प्रगति है, पर नए नए टेक्नोलॉजीज आएंगी तो नई नई टेक्नोलॉजीज को विकसित करना पड़ेगा। तो उतनी आत्मनिर्भरता जब तक कि वो विकसित नहीं हो जाती है उस समय नहीं रहती है। हम ये नहीं कह सकते कि भाई हमारे पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी इस समय नहीं है और बाहर के जी मुल्क अगर हमको नहीं देंगे तो हमको वो डेवलप करनी है। और इसीलिए हमारा एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का जो प्रोग्राम जिसकी कि हमने प्रपोजल गवर्नमेंट को दिया है, उसमें हमने ये कहा है कि हम स्टेल्थ मटेरियल्स, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का विकास करके हम बाहर के मुल्कों में जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बने हैं वैसे एयरक्राफ्ट बनाएंगे। तो ये तो टेक्नोलॉजी इवोल्यूशन है और इस इवोल्यूशन के साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजी विकास भी होगा। तो हम सेल्फ सफिशिएंट हैं इस समय इन टेक्नोलॉजीज में, और जो नई आएंगी उनमें भी मुझे आशा है कि हम तरक्की कर पाएंगे, क्योंकि हमारा इकोसिस्टम इस समय बहुत पॉजिटिव है। ecosystem for developing technologies is very very positive. Academia, industry, national laboratories, DRDO, CSIR laboratories, all of them put together, I think we are a very potent force for doing indigenous technologies. सर, आप भारत की तैयारी की बात कर रहे हैं कि इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में या स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज के क्षेत्र में भारत की क्या तैयारी है? इसके जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन क्या हैं सर? अगर आप हमारे व्यूअर्स को बता पाएं। देखिए, जियो पॉलिटिक्स तो वहाँ असर करता है। डॉक्टर कलाम बोलते थे टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ रेस्पेक्ट्स स्ट्रेंथ एंड टेक्नोलॉजी इज स्ट्रेंथ। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है तो जो भी नेशंस होंगे आपको रेस्पेक्ट करेंगे जी और ये बात देखने में भी आई है। 1960s में 70s में हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, हम बाहर के मुल्कों से टेक्नोलॉजी लाके उसी पर ज़्यादातर अपना ध्यान देते थे, उसी पर निर्भर करते थे। पर आज क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, आज हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, तो उससे हमारा जो जियोपॉलिटिकल स्टेटस है, जो हमारा स्टेटस है वर्ल्ड मैप पर, उसमें तो काफ़ी तरक्की आई है, उसमें तो काफ़ी हम ऊंचाई पर पहुंचे हैं। ये साफ जाहिर होता है कि एक गुड टेक्नोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग नेशन, a technologically strong nation will find its destined place in the world order, and India is inching in that direction. We are today a technologically strong nation. We are going to grow stronger and stronger, and I'm sure this will have an impact as far as our ranking in the world order is concerned. इसका असर ये भी होता है कि it acts as a deterrence when you look at from the security parlance, because we have nuclear arsenal today, because we have good weapon systems today of indigenous rank, obviously your security strength becomes higher. People will think twice before they take any adverse action. So I think geopolitically technology takes you to a different and much higher plane, and that's why India is now becoming a much stronger nation. And we certainly today, and particularly after Honorable Prime Minister Modi ji has come, I think our image in the world order has really gone up, both because of our जी Prime Minister, secondly because of the fact that we are a strong nation technologically. सर, आपने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की भी बात की और मैं फिर से आपसे ये समझना चाहूंगी कि जिन देशों के पास ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी है, किस तरह से ये होता है कि क्या वो भारत को एक टेक्नोलॉजी देने के लिए तैयार होते हैं या नहीं होते, और अगर नहीं होते तो इसके क्या समाधान रहते हैं? देखिए, दिस आई कॉल इट मार्केट, आई कॉल इट टेक्नोलॉजी मार्केट। जी तो जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, मैनी ऑफ देम are dependent for their economic growth on the export of technology. जी Many countries, you must be knowing that a large number of developed countries, they export their weapons and equipment and technology to others, and that is why their economy is better. In fact, if you look at America today, it exports its weapons and equipment to all NATO countries. जी Take Russia, it exports to all other people, and so on. So obviously, we can tie up today
with friendly countries wherever we want, either to purchase the equipment or tie up with the technology. Wherever people are not ready to give technology, we have another जी option. We have another option. We say that can we develop that technology in a collaborative mode, and particularly those technologies which are not developed even by them. For example, if you take today's disruptive technologies like artificial intelligence, you take the example of machine learning, you take the example of robotics, you take the example of unmanned systems and so on. um, all these technologies are evolving across the globe. Obviously, if you ask somebody, can you give me these technologies, either they will give you premature technology which will be of no use to you, or they will say we can't give you. So the answer for such things is that we should strike a collaborative arrangement, that we will work together for developing these technologies. And many times this is working today. Countries are joining hands for developing technologies because it helps two ways. It synergizes the minds, it also helps economically, because then you can जी share the cost of product development and things like that. So we have been working with many countries where some collaborative arrangements are there. We have worked with Israel, we have worked with France, we have developed with Russia. So many times we are in a position to do collaborative arrangements whenever there is a denial of technology or non-availability of technology. And I have already given you examples where whenever we have not been given technology, we have made our own efforts and developed the technology. And we are quite confident about it. सर इन इंटरनेशनल अगर हम बात करें क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज की या स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज की तो क्या इसमें कोई इंटरनेशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर है या फॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है सॉरी नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क है क्या और इसमें भारत की क्या भूमिका है See, there is no, I would say, technology platform or an international technology platform which is unifying, universal. What is available are the is the bilateral agreements between nations. For example, we have agreements of Indo-Israel technology, science and technology collaboration. We have with the UK science and technology collaboration. We have with similarly with US. We have some, so like that we have with some of the countries our own bilateral platforms through which we जी have exchange of academicians, exchange of students. Then we also look for whether we can do some joint projects together and things like that. So these platforms are actually enriching the entire process of technology development. But you can't say that there's a United Nations directive to have some kind of a international technology agreement. No, it is not like. जी The only area where there has been, at least now, some initiative which has been taken is, you must have heard the name of International Solar Alliance, ISA. ISA का एक जो प्लेटफॉर्म तैयार हुआ है, उसमें आप देखेंगे उसका आइडिया ये है कि सब लोग मिलके सोलर टेक्नोलॉजीज को डेवलप करें, और जहां सूरज निकलता है वहां सोलर एनर्जी को कलेक्ट किया जाए, और जहां नहीं निकलता है वहां पहुंचाया जाए। इसके लिए एक बड़ा लंबा चौड़ा नेटवर्क ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पावर इलेक्ट्रिसिटी अक्रॉस द ग्लोब इज नीडेड। तो इस अलायंस में एक जो मेंबर्स बने हैं उनका अपना अपना कंट्रीब्यूशन होगा, और वो अपनी अपनी टेक्नोलॉजीज लाके इसको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये एक पहला ऐसा प्रोग्राम मैंने देखा है जहाँ पे ये इस प्रकार की योजना है। पर बाकी सब प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ पे जो मैकेनिज्म्स हैं वो रेगुलेटरी हैं। फॉर एग्जांपल जी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बॉडी, हम्म, now they are more regulatory, they control so that the atomic energy is not used for non-peaceful purpose. That is the kind of regulations they do. And they don't say that okay, you give this technology to A or B or no, they are not that type of thing. Yeah, they control, they facilitate, and beyond that they don't do it. So such platforms are there. For example, you have got a space control, a space policy regime, which is there among जी the spacefaring nations. Now, whether the two nations will share space technology with each other, it's again a bilateral arrangement. But that body is only acting as a
policy making body for ensuring that the debris in the space is cleared. Responsibility is taken for identifying which slot in the particular orbit is vacant, and so they can allot for the nation. So these are more regulatory bodies. Allotment of the slot in the particular orbit, that kind of a work they are doing. So I don't think there is any international body which can do in a unified form for all countries. No, it's a bilateral arrangement. And India is also having its own bilateral arrangements with various nations. सर अगर हम बात करें कि हमारी टेक्नोलॉजी जिस तरह बात करें तो क्या हमारे रेगुलर टेक्नोलॉजी डायलॉग चलते रहते हैं दूसरे देशों के साथ? हाँ, चलते हैं, बिल्कुल चलते हैं। हम डायलॉग करते रहते हैं। जैसे हमने कई एरियाज अभी हमने यूके के साथ आइडेंटिफाइड किए, कई एरियाज हमने इजराइल के साथ आइडेंटिफाई किए। हमने तो एक बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया था मोदी जी के गाइडेंस में। वो प्रोग्राम ये था कि हमारे विदेशों में जितने भी इंडियन डायस्पोरा है, जो बड़े बड़े कंपनीज में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, लेबोरेटरीज में काम कर रहा है, क्या हम उनको अपने देश के साइंटिस्ट्स के साथ मिला के काम करा सकते हैं? तो हमने करीब 3000 इंडियन डायस्पोरा से बातचीत की और उनके साथ मिलके हमारे जो इंडियन साइंटिस्ट थे उनके साथ उनकी बातचीत कराई, एरियाज आइडेंटिफाइड किए, कौन कौन से एरियाज में आपस में मिलके हम काम कर सकते हैं, और एक पूरा खाका तैयार किया कि हम ये अरेंजमेंट जिसमें इंस्टीट्यूशन ए विद ए सेट ऑफ साइंटिस्ट ऑफ इंडियन ऑरिजिन फ्रॉम आउटसाइड कैन वर्क टुगेदर। तो हम इस तरह के प्रयोग भी करते हैं और इसमें सफलता भी मिलती है। जी, और अगर हम सर निवेश की बात करें कि कितना हमें साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर हमारा निवेश होना चाहिए और कितना हमारा डिफेंस रिसर्च पर निवेश होना चाहिए, हम दूसरे देशों से तुलना करें जो इन तकनीकों के मामले में, नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज के मामले में काफ़ी आगे हैं। अब हमारा कॉम्पिटिशन अब उनसे है, तो जो हमारा निवेश है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, क्या वो 2% होना चाहिए जीडीपी का, और अनदर 2% हमारा डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट में होना चाहिए जीडीपी के? देखिए, इस विषय पर काफ़ी बातचीत हुई है, आज ही नहीं। हर आदमी ये बोलता है कि इंडिया का जो R&D में निवेश है 0.6 to 0.8% के बीच में, 0.7 तक है, ये इनएडिक्वेट है। इसकी वजह से इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोग्रेस नहीं होती है। ये इस तरह का क्रिटिसिज्म हर जगह होता है, पर आपको ये सोचना है। और बाकी लोगों को बाकी ये कोट किया जाता है कि अमेरिका में 2% है, चाइना में 3% है, कोरिया में इतने % है, ये सब परसेंटेज बताई जाती है। पर जो इंडिकेटर है, ये जो हम पैसा देते हैं बजट में 0.7% या 0.8% जो भी देते हैं, वो कितने लोगों द्वारा उसका यूज होता है। अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में इस समय 255 रिसर्चर्स पर मिलियन पॉपुलेशन है। इसका मतलब हमारा पैसा जो है, अगर हमारी जो पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इतने ही साइंटिस्ट यूज करते हैं। अगर इसको हम कंपेयर करें विद यूनाइटेड स्टेट्स में नंबर ऑफ रिसर्चर्स आर 4245 पर मिलियन। साउथ कोरिया में दिस नंबर इज 7498 पर मिलियन। यूके में 4341 पर मिलियन। जापान में 5304 पर मिलियन। अब अगर ये लोग 3% या 2% जितना भी करते हैं और हम खाली 0.7% करते हैं, पर हमारे 255 साइंटिस्ट के पर मिलियन के लिए करते हैं, तो हमें इसमें कोई विरोधाभास नहीं नजर आता है। हमें लगता है कि हम काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। सवाल इस बात का है कि हमको अगर अपनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की क्षमता को आगे बढ़ाना है, तो ये जो 255 है, इसको पहले आगे ले जाना है। ये 255 को 2055 करना है जी। अगर हम ये नंबर ऑफ रिसर्चर्स पर मिलियन करेंगे, तब हम कह सकते हैं कि हमारा ये 0.7% का जो निवेश है वो कम है। तो मैं ये सोचता हूँ कि निवेश की बात इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी रिसर्च की कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को आगे बढ़ाने की है। तो हम चाहेंगे कि मैं ये नहीं कहता कि निवेश आगे नहीं बढ़ाना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, पर उसके साथ साथ हमें अपनी जो नंबर ऑफ रिसर्चर्स हैं उनकी भी क्षमता, उनको भी आगे बढ़ाना चाहिए। तो वो हमें देखना चाहिए कि हम किस तरह से उसको आगे ले जाएं। जहाँ तक डिफेंस का सवाल है, डिफेंस का जो बजट इस समय है
वो जी। उनकी अभी जितनी भी प्रोजेक्ट्स चल रही हैं उनको पूरी तरह से उनको सपोर्ट कर रहा है। पर हाँ, अब जो नए प्रोजेक्ट्स हम लोग जिनके बारे में बात कर रहे हैं, जैसे एडवांस कॉम्बैट मीडियम एयरक्राफ्ट, एडवांस जी। मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, या गैस टरबाइन इंजन जो मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए, या हम यूकैव अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल की बात कर रहे हैं, या हम कोई डायरेक्टेड एनर्जी वेपन की बात कर रहे हैं, या हम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल की बात कर रहे हैं, या हम हाइपरसोनिक मिसाइल की बात, या कोई एक स्टेल्थ रडार की बात। तो ये जो नए नए प्रोजेक्ट्स आएंगे इनमें जो है निवेश ज़्यादा लगेगा, इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा, और सर्टेनली उस समय जो है हमें इन चीज़ों के लिए एक्स्ट्रा बजट देने की आवश्यकता होगी। जो एग्जिस्टिंग बजट में है उसमें से कुछ हिस्सा जाएगा, पर एडिशनल बजट की भी आवश्यकता होगी। तो गवर्नमेंट की ये पॉलिसी है कि हम बजट के साथ साथ जो नई प्रोजेक्ट्स आती हैं वो गवर्नमेंट उनको अलग से सैंक्शन देती है। ये हमेशा से ये एक तरह का वो रहा है। खाली छोटी जी। प्रोजेक्ट जो होती हैं उनको बजट के अंदर डीआरडीओ करता है, और जो बड़ी प्रोजेक्ट्स होती हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेपरेट सैंक्शन देती है। तो ये ओपन सीक्रेट ओपन अरेंजमेंट है कि जब नई नई प्रोजेक्ट ली जाएंगी तो गवर्नमेंट एक्स्ट्रा मनी प्रोवाइड करती है। तो ये डिफेंस को कभी इस तरह का कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुआ आज तक कि उनको पैसा नहीं है। जब भी हमने नई प्रोजेक्ट ली डिफेंस के लिए उस पैसा सरकार ने दिया। तो ये कोई मुद्दा नहीं है कि गवर्नमेंट डिफेंस के पास पैसा है या नहीं है। जी। तो जिस तरह हम चर्चा कर रहे हैं कि जो भी आपने जिस तरह कहा है कि जो भी देश इन तकनीक में, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ में, डिस्रप्टिव टेक्नोलॉजीज़ में, क्रिटिकल कटिंग एज टेक्नोलॉजीज़ में आगे निकल जाएगा, वो बाकी देशों से, दुनिया से आगे होगा। तो ज़ाहिर तौर पर ये समय बहुत महत्वपूर्ण है, जिस समय हमें अपनी रिसर्च है और जो रिसर्च R&D है, वो इस क्षेत्र में तेज़ गति से बढ़ा देनी चाहिए ताकि हम अपने कॉम्पिटिटर से अ, एक आगे निकलें और इस दिशा में हम प्रगति करें। तो आपके कंक्लूडिंग कमेंट सर? I always quote the same thing: strength, respect, जी। strength, and technology is strength. Any nation हो जिसके पास टेक्नोलॉजी होगी, चाहे वो पुरानी हो या नई हो, पर काम की टेक्नोलॉजी हो, जो आपके अनुरूप हो, आपकी आवश्यकताओं के अनुकूल हो, जो टेक्नोलॉजी आपके पास है, जो आपका जिसको हम बोलते हैं थ्रेट प्रोफाइल, जो थ्रेट प्रोफाइल को पूरी तरह से काउंटर कर सके, चाहे नई थ्रेट हो, चाहे पुरानी थ्रेट हो, या इवॉल्विंग थ्रेट हो, अगर हम हमारे पास उस सब के लिए सॉल्यूशन है, तो मैं कहूँगा कि हम एक समृद्ध नेशन है, एक सिक्योर्ड नेशन है। और उसके लिए हमें भरसक प्रयास करते रहना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है वैसे वैसे हमें अपने वेपन्स और इक्विपमेंट को अपग्रेड करना होगा, नए वेपन्स एंड इक्विपमेंट बनाने होंगे। अगर हम बनाते रहे तो हम वर्ल्ड ऑर्डर में ऊपर रहेंगे, और जो नई नई थ्रेट्स पैदा हो रही हैं या होंगी, हम उनका सबका जवाब दे पाएंगे। तो मेरा कहने का यही तात्पर्य है कि देश में जो प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन शुरू हुआ है, जो डीआरडीओ ने अपने गेट्स ओपन किए हैं इस समय के, वो टेक्नोलॉजी अपने पार्टनर्स को दे देते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। ये एक ऐसे स्टेप्स हैं जिससे हमारी कैपेसिटी एंड कैपेबिलिटी को बहुत बढ़ावा मिल रहा है, और जो हमारा विज़न है कि हम एक स्ट्रॉन्ग नेशन की तरह टेक्नोलॉजिकली उभर के रहेंगे हमेशा, जी। with the evolution of technology as well as with the evolution of the new threats। हम मैच करते अगर हम आगे बढ़ते रहे तो हम एक समृद्ध नेशन के रूप में, हम एक सिक्योर नेशन के रूप में सामने आएंगे। और मुझे पूरा पूरा विश्वास है कि जो स्टेप्स हमारी सरकार ने इस समय लिए हैं वो सब स्टेप्स इस दिशा में ही हमें आगे ले जा रहे हैं। जी, किस तरह से देश एक समृद्ध और एक सिक्योर्ड, एक सुरक्षित राष्ट्र के रूप में आगे बढ़ सकता है, इसकी दिशा बताने और दिखाने के लिए आपका बहुत